बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें बिमल रॉय की सबसे कामयाब फिल्म को लेकर। इस फिल्म का नाम है कहने की जरूरत शायद नहीं है, फिर भी बता देती हूँ, मधुमती। मधुमती से जुड़ी हुई जानकारियां बटोर कर लाए हैं कलीम राही और राजलक्ष्मी की मदद से आपको ये बातें सुना रहे हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। तो आइए बाइस्कोप की बातें शुरू करें इस गीत के साथ। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार, आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार, आजा रे सन 1958 से ये गीत संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंज रहा है, और यही क्यों फिल्म मधुमती के लगभग सभी सदाबहार गीत आज भी बार बार सुने जा रहे हैं। असल में संगीत ही नहीं, बिमल रॉय की फिल्म मधुमती हर लिहाज से एक सदाबहार मनोरंजन है। शायद इसीलिए मधुमती आज भी देखने वालों का दिल धड़काने की सलाहियत रखती है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सरके। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। एक बार बाइस्कोप की बातों में महबूब की फिल्म मदर इंडिया को मैंने मदर मूवी कहा था। फिल्म मधुमती को मैं मधुर मूवी कहना चाहता हूं, क्योंकि फिल्म कला के सभी पक्षों के साथ साथ व्यापार के सभी क्षेत्रों में भी इस फिल्म ने मधुर कीर्तिमान बनाए हैं। मधुमती ने पुनर्जन्म के विषय पर कई फिल्मों को जन्म दिया है। निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल के बेटे सुनील गोयल ने तो सन 1988 में मधुमती को जन्म जन्म के नाम से बाकायदा दोबारा बनाया। इसमें ऋषि कपूर, विनीता, अमरीश पुरी, डैनी, गुलशन ग्रोवर, जगदीप और अरुणा ईरानी की मुख्य भूमिकाएं थीं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और इसके निर्देशक थे विजय सदाना। आजा 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 रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। फिल्म जन्म जन्म बड़े जोशो खरोश के साथ नए रंग रूप के साथ पर्दे पर उतारी गई, लेकिन मधुमती की ये नकल बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी। जबकि बिमल रॉय की मधुमती आज भी दर्शकों के दिल में तड़प जगाने का कमाल रखती है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है, आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है, आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये
चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। ये बात है सन 1957 की। निर्माता निर्देशक बिमल रॉय उन दिनों खासे परेशान थे। उनकी 2-3 फिल्में एक के बाद एक नाकाम हो गई थीं, जिसके कारण कंपनी की माली हालत बहुत खराब थी। ऐसे में बिमल रॉय ने नाच गाने और रोमांस के कमर्शियल फॉर्मूले पर आधारित एक फिल्म बनाने का फैसला किया और इसी फैसले का परिणाम थी मधुमती। छोटा रात बड़ी ये संग आंख लड़ी, संग आंख लड़ी, संग आंख लड़ी। सखी मैं खाते कहूँ, सखी खाते कहूँ, जाने कैसी ये गांठ पड़ी, ये संग आंख लड़ी रे। संग आंख लड़ी, संग आंख लड़ी। दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला, प्राण, जयंत तिवारी, तरुण बोस और जॉनी वॉकर को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया। कहानी और पटकथा बंगाल के जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक ऋत्विक घटक ने लिखी। उर्दू के नामवर कहानीकार और फिल्म निगार राजेंद्र सिंह बेदी ने फिल्म मधुमती के संवाद लिखे। संगीत की बात चली तो सभी चाहते थे कि शंकर जयकिशन को लिया जाए, जो उस जमाने में हिट संगीत की गारंटी माने जाते थे। लेकिन बिमल रॉय ने किसी की नहीं सुनी और सलील चौधरी को संगीत की जिम्मेदारी सौंपी। गीतकार बने शैलेंद्र और इस तरह शुरू हो गया मधुमती के निर्माण का सुहाना सफर। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। इसके पहले कि हम फिल्म मधुमती के सुहाने सफर पर आगे बढ़ें, हम चाहते हैं कि आपको बिमल रॉय के जीवन सफर के बारे में कुछ बता दें। बिमल रॉय का जन्म 12 जुलाई सन 1909 को ढाका के करीब सवापुर के जमींदार घराने में हुआ। कुछ लोग उनके जन्म का वर्ष 1909 की जगह 1912 भी मानते हैं। बहरहाल बिमल रॉय शुरू से ही शांत स्वभाव के, शर्मीले और कम बोलने वाले इंसान थे। बचपन में वे फोटोग्राफी और नाटकबाजी का शौक पाल बैठे थे, जिसकी बदौलत जिंदगी बड़े सुख चैन से गुजर रही थी। बिमल रॉय ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे कि अचानक सन 1930 के दंगे शुरू हो गए और हालात बिगड़ते चले गए।
ये हालात इस कदर खराब हुए कि बिमलदा को अपनी माताजी और 2 भाइयों के साथ केवल तन के कपड़ों में खाली हाथ कलकत्ता आना पड़ा। यहाँ उनके बड़े भाई सुधीर चंद्र रॉय एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुलाजिम थे। बिमल रॉय रोजी रोटी की तलाश में लगे हुए थे कि उन्हें कलकत्ता की मशहूर फिल्म कंपनी न्यू थिएटर्स में फिल्म अधिकार की स्टिल फोटोग्राफी करने का मौका मिल गया। इसके बाद वो कैमरामैन नितिन बोस के असिस्टेंट और इसके बाद खुद कैमरामैन बन गए। इसके बाद बिमल रॉय ने 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों और 8 फीचर फिल्मों की फोटोग्राफी की। इनमें के.एल. सहगल की मशहूर फिल्म देवदास, माया, मुक्ति और तमिल फिल्म नाला थिंगल भी शामिल है। इन फिल्मों की फोटोग्राफी के खूब चर्चे हुए, जिसके बाद बिमलदा न्यू थिएटर्स के नामचीन कैमरामैन माने जाने लगे। जीवन की इस भागदौड़ में 1 दशक बीत गया और फिर बिमल रॉय ने सन 1944 में न्यू थिएटर्स के लिए बतौर निर्देशक और कैमरामैन अपनी पहली बंगला फिल्म बनाई उदेर पाथे। इसमें अदाकारों से लेकर कहानीकार तक सब नए थे, सिवाय संगीतकार रायचंद्र बोराल यानी आर.सी. बोराल के। फिल्म उदेर पाथे जब पूरी हुई तो न्यू थिएटर्स के फिल्म निर्देशकों ने कहा, यह चलने वाली नहीं है, इसे थिएटर में लगाना बेकार है। लेकिन न्यू थिएटर्स के मालिक बी.एन. सरकार ने इसे रिलीज किया। फिल्म शुरू में तो बहुत नरम चली, लेकिन जब चली तो उसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। कलकत्ता के चित्रा सिनेमा में यह फिल्म 1 बरस तक हाउसफुल चली। BFJA यानी बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के उस साल के सारे अवार्ड्स इस फिल्म ने जीते। फिर न्यू थिएटर्स ही के लिए सन 1945 में बिमल रॉय ने इसी विषय को हिंदी में बनाया हमराही के नाम से। इन दोनों फिल्मों का टाइटल संगीत जन गण मन की धुन पर आधारित था। यही गीत आजादी के बाद हमारा राष्ट्रगीत बना। हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी पूरब पश्चिम आसे सब सिंहासन पासे प्रेम हार भय गाथा जन गण ऐक्य। अपने जीवन सफर की इस मंजिल पर पहुंचने के बाद बिमल रॉय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो फिल्म के बाद फिल्म बनाते चले गए। कलकत्ता में फिल्म जगत को अंजनगढ़, मंत्रमुग्ध और पहला आदमी जैसी फिल्में देने के बाद बिमल रॉय बॉम्बे टॉकीज की मां बनाने के लिए अपनी यूनिट के साथ बंबई चले आए। 1952 में बंबई में भारत का पहला फिल्म समारोह आयोजित हुआ। इस उत्सव में बिमल रॉय ने इटली के प्रसिद्ध निर्देशक विक्टोरिया डे सिका द्वारा बनाई गई फिल्म द बाइसिकल थीफ देखी और इस फिल्म से वे इतने प्रभावित हुए कि ऐसी ही असफल संघर्ष की एक पीड़ा कथा को बनाना उन्होंने तय किया और इसी निश्चय के कारण जन्म हुआ फिल्म 2 बीघा जमीन का, जिसकी कहानी लिखी थी संगीतकार सलिल चौधरी ने। ये फिल्म बनाने के लिए बिमल रॉय ने अपनी फिल्म कंपनी स्थापित की, बिमल रॉय प्रोडक्शंस, और इस तरह सन 1953 में उनकी यादगार फिल्म बनी 2 बीघा जमीन। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता। 2 बीघा जमीन के बाद बिमल रॉय ने परिणीता, नौकरी, बैराज बहू, बाप बेटी, देवदास, यहूदी, मधुमती, सुजाता, परख, प्रेम पत्र और बंदिनी जैसी उम्दा और कलात्मक फिल्में बनाईं। उन्होंने
निर्माता के तौर पर काबुलीवाला उसने कहा था और बेनजीर भी बनाई। बिमल रॉय के बारे में हम और भी बहुत कुछ बताना तो चाहते हैं, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए आइए लौट चलें मधुमती और उसके दिलकश संगीत की तरफ। फिल्म मधुमती की कहानी बरसात की एक तूफानी रात में शुरू होती है। इंजीनियर देवेंद्र यानी दिलीप कुमार अपने डॉक्टर दोस्त यानी तरुण बोस के साथ कार में सफर कर रहे थे कि चट्टान गिर जाने के कारण रास्ता बंद हो गया। पनाह पाने के लिए दोनों एक पुराने महल के फाटक पर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। फाटक किसने खोला? मैंने। आप लोग? रास्ते में रुकावट हो जाने की वजह से हमें रुक जाना पड़ा। थोड़ी देर ठहरने के लिए हमें जगह दोगे? हाँ हाँ, अंदर आइए आइए। बहुत ही पुरानी हवेली माने। सुनो, यहाँ एक तस्वीर टंगी हुई थी ना? हाँ थी तो, पर पिछले बस भूचाल से गिरकर टूट गई। हद कर दी। तुम्हें कैसे पता चला यहाँ कोई तस्वीर थी? पता नहीं, मुझे ऐसी महसूस हो रहा है कि यहाँ एक तस्वीर होनी चाहिए थी। तुम्हें तो इंजीनियर के बजाय जासूस होना चाहिए था। डॉक्टर, तुम्हें इस खिड़की के बाहर कोई झील दिखाई दी? हाँ। पर तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ कभी पहले भी आई थी? नहीं तो, लेकिन जब से मैं इस हवेली में आया हूँ मुझे यहाँ की हर चीज कुछ जानी पहचाने वाली होती। नहीं बंदो, ये सब तुम्हारी घबराहट और बेचैनी के कारण। मेरे पास ब्रांडी है, तुम एक खुराक पी कर जरा सो लो। नहीं, मुझे ब्रांडी नहीं चाहिए। देवेंद्र ने अपने दोस्त को टाल तो दिया, लेकिन उसके मन की बेचैनी बनी रही। इतने में किसी औरत की दर्द भरी सिसकियां सुनाई दी। देवेंद्र क्षमादान उठाकर उस आवाज की तरफ बढ़ा। अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई। देवेंद्र ने मुड़कर देखा, उसके सामने एक तस्वीर थी। ये तस्वीर, ये खुद मैंने बनाई थी। क्या कह रहे हो? ये तस्वीर तो बहुत ही पुरानी। वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर अपने बुर्श के एक एक निशान को पहचानता हूं मैं। उग्र नारायण। ये उग्र नारायण कौन? ये यहाँ के आखिरी जमींदार राजा का नाम था। ये उन्हीं की तस्वीर है। लेकिन देवेंद्र, ये तुम कैसे जाने? पता नहीं, लेकिन ये तस्वीर जरूर मैंने अपने हाथों से बनाई है। देवेंद्र के जहन में यादों के साए मंडराने लगे। मुझे याद आ रहा है, साफ साफ याद आ रहा है। न जाने कब की बात है, शायद पिछले जन्म की, जब मैं इस पहाड़ी इलाके में उग्र नारायण के जंगलों का मैनेजर बनकर आया था। कितना खूबसूरत दिन था वो। कुदरत की हर चीज गा रही थी, जैसे मेरे ही स्वागत के लिए। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। आनंद खुशी से झूमता और गीत गाता आगे बढ़ता गया। तभी उसके सामने एक दोराहा आ गया।
अरे सुनो, ये भाई ये शामगढ़ की टिम्बर एस्टेट का रास्ता कौन सा जाता है? शामगढ़ टिम्बर एस्टेट आनंद बाबू। आपका नाम आनंद बाबू है? हाँ, मेरा नाम कह तो चुका हूँ, मेरा नाम आनंद बाबू है। तो मैं चरणदास हूँ, आप ही को लेने के लिए आया था। आपका सामान क्या है? मेरा सामान स्टेशन पे है। स्टेशन पे? तो सामान बाद में आ जाएगा, आप मेरे साथ चलिए, आइए। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते। कहिए, रास्ते में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैंने चरण को भेजा था। सलाम। ये वीर सिंह यहाँ का सारा काम काज देखता है। ये अपने नए मैनेजर आनंद बाबू। सलाम सरकार। सलाम सलाम। वीर सिंह, आज कितने पेड़ काटे? तो 700 पेड़ काटे, 600 भेज दिए और 100 इधर उधर। ये 100 इधर उधर से क्या मतलब है? ये सब काम काज आज ही जान जाएंगे हुजूर। आनंद ने दफ्तर का हिसाब किताब देखा तो वह हैरान होकर मुनीम से बोला, मुनीम जी, ये क्या बात है? पुराने साहब में तो मुझे काफी गोलमाल नजर आ रहा है। अजी छोड़िए साहब, इतने बड़े कारोबार में थोड़ा बहुत गोलमाल तो होता ही रहता है। लेकिन ये तो बुरी बात है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जी साहब। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे साहब, जिस बात का डर था वही हुआ। छोटे राजा साहब यहाँ आ रहे हैं। छोटे राजा साहब उग्र नारायण यानी प्राण के आने से सब सचेत हो गए, लेकिन आनंद इस खूबसूरत इलाके के दिलकश नजारों में खोया रहा। तभी एक मनमोहक आवाज फजाओं में गूंजने लगी। आनंद ने ये गीत गाने वाली हसीन मधुमती को दूर से देखा और इससे पहले कि वो नजदीक पहुंचता, मधु गायब हो गई। दूसरे दिन एक चट्टान के पास बैठा हुआ आनंद पहाड़ी नजारों की तस्वीरें बना रहा था कि पीछे से छुपकर मधु ने उसकी एक तस्वीर चुरा ली। आनंद ने उसे पकड़ लिया, लेकिन मधु हाथ छुड़ाकर भाग गई। आनंद अपने ऑफिस में लौट आया। बाहर गांव की लड़कियां पहाड़ी रास्तों पर गीत गाती हुई जा रही थीं। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? लड़कियां? हा, इनकी क्या बात है बाबूजी, लड़कियों की तो कौम ही निराली होती है। छम से आती है, छनान से चली जाती है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि जा कहाँ रही? जब यहाँ नहीं आ रही है तो कहीं भी जाए। सतरंगे पट्टू, चेहरे के नजर बट्टू, नरम नरम किरचे, लाल लाल मिर्चे, हर साल मेले में जाती है बाबूजी। लेकिन आप वहां न जाइए। क्यों न जाऊं? बाबूजी कुछ ऐसा सौदा बेचती है कि आदमी को खरीदना ही पड़ता है। आप वहां जाएंगे? हाँ, जाऊंगा। हाँ, तो फिर मैं भी जाऊंगा। आनंद मेले में पहुंचा तो एक बार फिर मधु से उसका सामना हो गया। मधु लजा गई और आनंद से छुपती छुपाती नाचती हुई लड़कियों की टोली में पहुंच गई। छोटा रात बड़ी
में नाच खत्म हुआ तो आनंद और मधु एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। लेकिन तभी उग्र नारायण अपने घोड़े को बेतहाशा दौड़ाता हुआ मेले में घुस आया। हाहाकार सा मच गया। एक बच्चा घोड़े की टापों से कुचल जाने को था कि उसकी मां चीख पड़ी। आनंद ने लपक कर बच्चे को घोड़े की टापों के नीचे आने से बचा लिया। किसने कही ये बात? मैंने कही। दिखाई नहीं देता? अभी मर जाता बेचारा। इस हादसे में आनंद के हाथ पर भी चोट आ गई थी। बाबूजी बहुत चोट आई है क्या? है नहीं, बस यूं ही। अरे खून निकल रहा है। अभी दर्द हो रहा है? हाँ, हो तो रहा है। तो तुम मेरे घर चलो ना, बापू अच्छी दवा लगा देंगे। कहीं उल्टा बिगड़ेंगे तो नहीं? बिगड़ेंगे क्यों? वो तो खुश होंगे। खुश होंगे तो चलो। चलो। मधु आनंद के साथ अपने घर पहुंची तो उसके बापू घर में नहीं थे। मधु उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली गई। आनंद मधु के घर में रखी हुई आदिवासी सजावट को देखने लगा कि इतने में तुम कौन हो? जी, मेरा नाम आनंद है। यहाँ कैसे आए? मैं उनके साथ आया था। वो कौन? इधर मैं लाई बापू। मैं वो मंगलू है ना, मंगलू, उसके भाई को बाबूजी ने बचाया। हाँ, बहुत अच्छे हैं। देखो ना, हाथ कट गया। जरा दवा लगा दो ना बाबू। बैठो बाबू। आनंद बैठ गया। मधु के बापू दवाई का डिब्बा उठा लाए। उन्होंने पूछा, क्यों बाबू, यहाँ नए नए आए हो? जी हाँ, अभी कुछ दिन ही हुए। घूमने फिरने या? नहीं, नौकरी करता हूँ। कहाँ? ये नीचे राजा साहब के टिम्बर एस्टेट में। कहाँ? राजा साहब के टिम्बर एस्टेट में नौकरी करता हूँ। चले जाओ यहाँ से, फिर फूल कर इस घर में कदम मत रखो। लेकिन आखिर मैंने किया क्या है? मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बापू, चले जाओ यहाँ से। अपने घर पहुंचकर आनंद ने चरणदास से पूछा, सुनो चरण जी, ये उस तरफ जो चश्मा है उसके उस पार कौन रहता है? पानी के पीछे। वो बुड्ढा कौन है, वो जो दवा डाल देता है? वो तो पान राजा है। राजा? हाँ, इनके बाप दादा राजा थे, इसलिए पहाड़ी इन्हें अभी तक राजा ही कहते हैं। अच्छा, तो ये जो राजा इस वक्त है, इसके साथ इन लोगों की दुश्मनी वुश्मनी है क्या? तो बाबूजी, बहुत साल हुए जब कंपनी वालों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, तो इसी पान राजा का बेटा सब गांव वालों के साथ मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़ा। तो यही वीर सिंह के बच्चे ने उसकी पीठ में पीछे से छुरा घोंप दिया और उसे मार डाला। बाबूजी, यही नहीं बल्कि बड़े बड़े अत्याचार भी किए। मुझे राजा साहब ने बुलाया। आनंद राजा साहब के सामने पहुंचा तो उसे देखकर राजा साहब चौंक पड़े। आप? नमस्ते। आप ही नहीं मैनेजर? जी हाँ। बहादुर आदमी है। इसका सबूत तो उस दिन मेले में ही मिल गया था। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मजबूरन। मेरे यहाँ आने के बाद मुनीम से लेकर कुली तक सब मुझे सलाम करने आए, एक आप ही नहीं आए। इसलिए मैंने सोचा आपकी जगह मैं आते ही कुछ काम में उलझ गया था। देखिए, मालिक आए तो उसे सलाम करने आना यहाँ का दस्तूर है। आइंदा के लिए ये जान लीजिए। आनंद उग्र नारायण से मिलकर लौटा तो जंगल की पगडंडी पर उसे मधु मिल गई। बाबूजी, बापू की बात का बुरा ना मानना, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं सुन चुका हूँ। तुम जा कहाँ रही हो? पार्क के गांव में, कल मिलूंगी। तो कहाँ? यही, इसी वक्त। दूसरी शाम मधु अपने वादे पर पहुंच गई। बाबूजी, मैं आ गई। मैं तुम्हारी एक तस्वीर बनाऊंगा मधु। तस्वीर बनाओगी? अब तुम जाके वहां उस पत्थर पे बैठ जाओ। मैं कोई पेड़ या पत्थर हूँ जो एक ही जगह गड़ी रहूं? मैं तो आई थी, जरा घूमेंगे, फिरेंगे, बात करेंगे। सारी उम्र के बदले मैंने मांगी थी शाम, आज यही खो जाऊंगी मैं उनकी बाहें थाम रे, उनकी बाहें थाम। प्यार मिला आंचल भर के, दिल धड़के, क्यों धड़के,
अगले दिन उग्र नारायण ने आनंद को दफ्तर के काम से उलझा दिया और खुद उस जगह पहुंच गया जहां मधु आनंद का इंतजार कर रही थी। मधु अपने आप में खोई हुई थी कि तभी उग्र नारायण ने उसे पकड़ लिया। मधु ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। अगली शाम जब मधु आनंद से मिलने आई तो उसने आनंद को उग्र नारायण के कमीनेपन के बारे में बताना चाहा, लेकिन आनंद के गुस्से को देखकर वो चुप हो गई और आनंद को वहां से दूसरी जगह ले आई जहां गांव वाले त्योहार का जश्न मना रहे थे। देखो रे देखो उतर गया बिछुआ, देखो रे देखो उतर गया बिछुआ, टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ, टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ, सैया को देख के जाने किधर गयो बिछुआ, सैया को देख के जाने किधर गयो बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। मधु और आनंद के मिलने की जगह तो बदल गई, मगर उग्र नारायण का इरादा नहीं बदला। वो मधु के लिए दीवाना हो गया और उसने वीर सिंह के साथ मिलकर एक घिनौनी तरकीब सोची, जिसके तहत उग्र नारायण ने ऐन उस वक्त जब मधु का बापू मेले में गया हुआ था, आनंद को शिकार पर जाने का बहाना बनाकर अपने काम से 2-3 दिन के लिए नीलपुर भेज दिया। इधर वीर सिंह चरणदास के पास पहुंचा, जो नशे में झूम झूम कर गा रहा था। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। वीर सिंह ने चरणदास को आनंद के एक हादसे में जख्मी हो जाने की खबर सुनाई और उसके जरिए मधु को महल में बुला लिया। इस तरह मधु उग्र नारायण के चंगुल में फंस गई। इधर आनंद जब नीलपुर से लौटा तो मधु के बापू ने बताया कि मधु गायब है। दोनों उसे खोजने के लिए निकले। मधु कहीं नहीं मिली, बस एक झाड़ी पर मधु की चुनरी मिल गई, जिसे देखकर बापू रो पड़े। उन्हें विश्वास हो गया था कि मधु किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई है, लेकिन आनंद को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो परेशान हाल में घर पहुंचा तो चरणदास ने उसे बताया, आप आ गए बाबूजी, सब कसूर मेरा है, आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए। क्यों, तुमने क्या किया? वीर सिंह ने मुझे बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप महल में पड़े हैं, तो मैं मधु को लेकर वहां पहुंचा और वो राजा साहब के चुंगल में फंस गई। लेकिन राजा साहब तो वहां थे ही नहीं। नहीं बाबूजी, मुझे पता चला है कि वो बिल्कुल झूठ था, वो वीर सिंह और राजा साहब की साजिश थी, असल में वो कहीं गए ही नहीं। आनंद नहीं रुका, वो महल की तरफ चल पड़ा। महल में उग्र नारायण एक तवायफ का मुजरा सुन रहा था। हम हाल दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए, हम हाल दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए, 100 बार ये दोहराएंगे, सुनिए कि न सुनिए, सुनिए कि न सुनिए, हम हाल दिल सुनाएंगे। कहाँ है मधु? मधु? हाँ, कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम, निकल जा। लुच्चे बदमाश, मैं जानता हूं तू कौन से शिकार पर निकला था।
तूने एक मासूम औरत की इज्जत पर हाथ उठाया है। बता कहाँ है वो? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता कहाँ है वो? बता। मार मार के हड्डी बस्ती कर दो। वीर सिंह। जी सरकार। दिखवा दो इस लाश को हमारे इलाके से बाहर। वीर सिंह आनंद को घोड़ा गाड़ी पर लाद कर ले जा रहा था कि मधु के बापू उसके सामने आ गए। कहाँ ले जा रहा है बाबूजी को? मैं कहता हूँ छोड़ दे लगा, और मैं कहता हूँ नीचे उतर गाड़ी से। अमीरों के तलवे चाटने वाले कुत्ते, मुझे तुझसे पुराने हिसाब चुकाने। एक नहीं कई, नीचे उतर। वीर सिंह और पान सिंह में टकराव हो गया। चरणदास ने मौके का फायदा उठाया और घोड़ा गाड़ी दौड़ा दी। उसने आनंद को डाक बंगले में पहुंचा दिया। आनंद की जान तो बच गई, लेकिन वो मधु को नहीं भूल सका। फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन आनंद चश्मे के किनारे बैठा हुआ मधु की तस्वीर बना रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे मधु उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। तुम कहाँ थी मधु? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मधु। भैया! मधु! भैया! मुझसे भाग क्यों रही हो मधु? मधु का मैं मधु नहीं हूँ। नहीं मधु, ऐसा न कहो। ये कहो कि तुमने अपने बाबूजी को भुला दिया। तुम अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती। आपको गलत फहमी हुई है। जाने दीजिए मुझे। नहीं मधु। जाने दीजिए। मधु! भैया! एक भली लड़की का अपमान करने की तूने जुर्रत कहां से पाई? मैं तो किसी का अपमान नहीं कर रहा था। मैं तो अपनी मधु को। कौन मधु? ये तो मेरी बहन माधवी है। नहीं, तुम झूठ कहते हो। क्या मैं अपनी मधु को पहचान नहीं सकता? क्या है ये? क्या करता है? शर्म नहीं आती एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए? What is your name? मेरा नाम आनंद। निकाल दूं भेजा? बताओ को सरतरा मालूम होता है। भाग यहाँ से, भाग। अरे गए नहीं अभी तक? जानते हो ये कौन है? इस इलाके का पुलिस कप्तान है। आनंद का दिल टूट गया। मधु की जुदाई का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लौटाई सदा मेरी टकरा के सितारों से, उजड़ी हुई दुनिया के सुनसान किनारों से, सुनसान किनारों से। पर अब ये तड़पना भी कुछ काम ना आया है। दिल ने जिसे पाया था, आंखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने। इधर माधवी को मधु की वो तस्वीर मिल गई जो आनंद बना रहा था। अरे देख तो भैया। हाँ माधवी, बड़ी हैरानी की बात है। ये तस्वीर तो हूबहू तुमसे मिलती है। लेकिन पहले तो उसने मुझे कभी नहीं देखा। क्या मेरी ही शक्ल की कोई और भी लड़की हो सकती है? हाँ, हो क्यों नहीं सकती। कभी कभी तो देखा गया है कि कोई भी रिश्ता ना होते हुए दो अनजान आदमी की शक्लें आपस में इतनी मिलती जुलती हैं कि हम पुलिस वाले भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तब तो वो बेचारा झूठ नहीं कह रहा था। ये तस्वीर उसे मिलनी चाहिए। और वो आनंद से मिलने के लिए उसके घर पहुंची। आनंद घर पर नहीं था। चरणदास ने माधवी को मधु और आनंद की कहानी सुनाई। कुछ देर बाद जब आनंद आया तो माधवी को देखते हुए बोला, मेरी जगह कोई भी और होता तो पागल हो जाता। तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है। मैं जानती हूँ, सब सुन चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मधु का दुख मेरा हो गया है। मेरे लिए आंसू न बहा। वही सूरत, वही आंखें, वही नजर। आनंद
शायद माधवी को छू ही लेता कि अचानक तेज हवा के झोंके से तस्वीर नीचे गिर पड़ी, जैसे किसी ने आनंद को रोक दिया। बाहर घाटियों में मधु की दर्द भरी आवाज गूंजने लगी। तुम सुन रही हो? क्या? वो मुझे बुला रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? मधु, 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 मैं तुम्हारे पास रहती हूँ, सदा रहूंगी। मैंने वचन दिया था, मैं जीत गई, वो हार गया। कौन मधु? जाके देखो बाबूजी, उसके हाथों पर मेरा खून लगा है। किसके हाथों पर? उग्र नारायण। उग्र नारायण। वो सांप मुझे डसना चाहता था। मधु, मधु, आनंद बाबू, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? उसके हाथ मेरी मधु के खून में रंगे हुए हैं और वो सांप अभी जिंदा है। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? उग्र नारायण, उग्र नारायण। आनंद ने उग्र नारायण को सजा दिलवाने के लिए जब कानून की मदद लेनी चाहिए तो पुलिस इंस्पेक्टर यानी जगदीश राज बोला, उग्र नारायण, मैं जानता हूं उस छठे हुए बदमाश को। पहले भी जो 2 कत्ल हुए उनमें उसी का हाथ था। आप ये सब जानते हैं और वो खौफनाक दरिंदा इस तरह आजादी से घूम रहा है। आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब? मैंने अपनी लाचारी बताई ना, बिना किसी सबूत के कुछ भी नहीं किया जा सकता। हेलो हेलो। इंस्पेक्टर फोन पर कमल बाबू से उनकी बहन माधवी के डांस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा था कि मौका देखकर आनंद ने इंस्पेक्टर का पिस्तौल चुरा लिया। अच्छा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं चलता हूं इंस्पेक्टर साहब। ठहरिए, पिस्तौल रख दीजिए। लाइए। सिर्फ 2 दिन के लिए पिस्तौल मुझे दे दीजिए। मैं उस पापी का खून कब कर दूंगा, चाहे उसके बाद आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन मेरा इंतकाम पूरा हो जाए बस। डोंट बी रैश मिस्टर आनंद, पिस्तौल रख दीजिए। सुनिए, आप मधु के खूनी को सजा दिलवाना चाहते हैं तो उसके लिए ठोस सबूत इकट्ठे कीजिए। मैं वादा करता हूं आपकी पूरी मदद करूंगा। कहां जा रहे हैं आप? पता नहीं। मेरे साथ चलिए। कहां? चलिए तो। माधवी का लोक नृत्य देखते हुए आनंद के दिल में एक विचार आया। कानून उग्र नारायण के जुर्म का सबूत मांगता है ना इंस्पेक्टर साहब, तो वो सबूत आपके सामने है। आप क्या कह रहे हैं आनंद बाबू? मैं आपका मतलब नहीं समझा। आज इनको इस लिबास में देखकर अचानक मुझे ये ख्याल आया कि अगर माधवी देवी मधु के लिबास में उस पापी के सामने आ जाए तो मेरी तरह वो भी अपने होश हवास खो बैठेगा। वो जरूर यही समझने लगेगा कि मधु मौत की हदों से वापस लौट आई है। पर इससे क्या होगा आनंद बाबू? वो बुजदिल घबरा कर गिड़गिड़ाने लगेगा कमल बाबू। वो अपने जुर्म का इकरार कर लेगा और हाथ जोड़ जोड़ कर अपने पाप की माफिया मांगेगा। माधवी देवी, मैं आपसे एक आखिरी एहसान मांगता हूं, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ चलिए। भैया। तो कब चलना होगा आनंद बाबू? ये मैं आप लोगों को लौट कर बता दूंगा। मैं आप लोगों के एहसान को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अच्छा, नमस्कार।
आनंद ने पहले तो बड़े ही जज्बाती अंदाज में उग्र नारायण को इस बात के लिए राजी किया कि वो उससे अपनी तस्वीर बनवाकर उसकी मदद करे, और फिर माधवी को मधु के कपड़े पहुंचाते हुए बोला, ये रहे कपड़े, कल आप इनको पहन के रात को ठीक 8 बजे महल पे आ जाइएगा। चरण से पूछ के मैंने ये ठीक उसी तरह ही बनवाए जैसे कि उस रात मधु ने पहने हुए थे। लेकिन शाम को का रास्ता बहुत खराब है, आप इनके साथ आएंगे ना? हाँ, जरूर आऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। फिर दूसरी शाम जब आनंद उग्र नारायण की तस्वीर बनाने लगा तो देखते ही देखते रात तूफानी हो गई। कितनी भयानक रात है। बस बातें बनाने आए हो या तस्वीर बनाने? चुपचाप अपने काम किए जाओ। ये आपके पीछे किसकी छाया झूल रही है? मेरे पीछे? कहाँ? कौन? कुछ नहीं, पर्दे की परछाई है। आनंद, तुम मुझे डराना चाहते थे? जी नहीं, मैं खुद डर गया था राजा साहब। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। कितने बजे? 8 बजने में अब ज्यादा देर नहीं है राजा साहब। राजा साहब, खून। जी हाँ, खून। आपकी तस्वीर पर अपने आप ये खून के धब्बे उभर आए हैं। ये जरूर तुम्हारी हरकत होगी। नहीं राजा साहब, इसमें यकीनन किसी और का हाथ है। किसी और का हाथ? लेकिन इस वक्त हम दोनों के सिवा और यहाँ कौन? जरूर कोई है, मैं महसूस कर रहा हूँ राजा साहब। की आवाज सुनी? ऐसे मालूम होता है जैसे 2 बढ़ते हुए पैरों में पायल खनक रही हो। आप सुन रहे हैं ना? नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा। राजा साहब, आप रूहों को मानते हैं? क्यों पूछते हो ऐसी बातें? आज की रात ही कुछ ऐसी है। ऐसे मालूम होता है जैसे कोई रूह जिसकी जिंदगी का सपना अधूरा रह गया हो, पाने की कोशिश कर रही है। देख रहे हैं वो लपलपाते साए से, सुन रहे हैं उसकी दर्द भरी लंबी लंबी आहें, उसकी सिसकियों की आवाज। आनंद खामोश हो गया, लेकिन तूफानी रात खामोश नहीं हुई और मधु आ गई। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। आज क्यों डरने लगे? याद है वो तूफानी रात जब तुम इनके जख्मी हो जाने की झूठी बात कहकर मुझे यहाँ ले आए? उसके बाद क्या हुआ? बोलो, उसके बाद क्या हुआ? चुप क्यों हो? आगे मत बढ़ो, बताता हूँ, सब बताता हूँ। तुम बाबूजी बाबूजी पुकारती हुई मेरे कमरे में चली आई। मैंने तुम्हें काबू कर लेना चाहा, लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर छत की तरफ भाग निकली। मैंने तुम्हारा पीछा किया। खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ी तो मैं यहीं से नीचे कूद पड़ूंगी। एक निर्दोष की हत्या करके तुम कभी भी चैन से नहीं रह सकोगे। फिर तुमने मेरी लाश को झील के किनारे दबा दिया ताकि कोई जान न सके। हाँ, मैंने तुम्हें कत्ल किया था। इस तरह उग्र नारायण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम अपने जुर्म की सजा पाएगा, लेकिन इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मेरा सुकून तो वापस नहीं आ सकता, मेरी उम्मीदें तो नहीं लौट सकती माधवी देवी। मैं आपका बहुत एहसान है, लेकिन आपको ये सब बातें कैसे मालूम हुई? आपको ये सब बातें कैसे मालूम है जिनसे मैं खुद ना वाकिफ? इस मनहूस जगह पे आने के बाद मेरी मधु पर क्या जुल्म हुआ, ये आपने कैसे जाना माधवी देवी? आपके होठों पर ये पुरस्कार मुस्कुराहट क्यों खिल रही है? आपकी आंखों में अजीब सी झलक क्या है? आप कहां जा रही हैं माधवी देवी? इधर आनंद मधु से ये पूछ ही रहा था कि बाहर माधवी आन पहुंची। भैया, 8 बज चुके हैं, मैं भाग के जाती हूँ। आनंद बाबू, आनंद बाबू, माफ कीजिए आनंद बाबू, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने के कारण मुझे देर हो गई।
कौन? मधु। कहाँ? बाबूजी। सुना आपने? वो मुझे पुकार रही है। बाबूजी। वो मुझे पुकार रही है। आनंद बाबू, आनंद बाबू। माधवी। बाबूजी। मधु। मधु की आत्मा गाते गाते छत पर पहुंची, फिर मुंडेर पर चढ़ी और फिर हवा में विलीन हो गई। आनंद मधु को पाने की धुन में उसे थामने की कोशिश में महल की छत पर से नीचे गहरी खाई में गिर पड़ा। और इस तरह मेरे पिछले जन्म का अंत हुआ। उस जीवन में मधु मुझे नहीं मिली, लेकिन मरते समय मेरी एक ही इच्छा थी, बस एक ही लगन, कि अगले जन्म में मेरी मधु मुझे जरूर मिल जाए। और इस जीवन में मैंने उसे पा भी लिया है डॉक्टर। कौन? राधा भाभी? हाँ, मौत के अंधेरे को तोड़कर हमारे प्रेम ने दूसरी बार जन्म लिया और हमारा फिर से मिलन हुआ। अरे ये तो सुबह हो गई है और उस ड्राइवर का अभी तक पता नहीं है। उधर राधा बेचारी स्टेशन पर परेशान हो गई होगी राधे देखते देखते। क्या रास्ता खुल गया? रास्ता खुल गया सरकार, लेकिन एक बहुत बुरी खबर है। जिस ट्रेन से मेम साहब आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत से आदमी घायल हो गए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? नीचे से आने वाली लॉरी का एक ड्राइवर कह रहा था। ये ऐसा नहीं हो सकता। चलो डॉक्टर। देवेंद्र अपने डॉक्टर दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा और राधा को दीवानों की तरह तलाश करने लगा कि तभी उसे मुस्कुराती हुई राधा नजर आ गई। राधा, अच्छा तो हो तुम। एक्सीडेंट का सुन के मेरी तो जान निकल गई थी राधा। ऐसे मालूम है तुम्हें फिर से पा लिया है। जानती हो, हम तुम इस जन्म के नहीं जन्म जन्म के साथी हैं। हाँ? अरे मैं तो भूल ही गया था। पुनर्जन्म की ये प्रेम कहानी इस मिलन पर आकर पूरी हो जाती है। प्रेम जन्मों की सीमाओं से परे भी जीवित रहता है, क्योंकि प्रेम अमर है। यही है मधुमती का सार। फिल्म मधुमती दर्शकों के मन पर पुनर्जन्म के सिद्धांत और अमर प्रेम की गहरी छाप छोड़ती है। कुछ लोगों का कहना है कि मधुमती बिमल रॉय के मिजाज की कहानी नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिमल दा ने मधुमती भी पूरी लगन और अपने खास कलात्मक और रोमांटिक अंदाज में बनाई है। सलील चौधरी का संगीत और शैलेंद्र के गीत फिल्म की जान है। मधुमती में कुल 10 गाने हैं और हर गीत एक यादगार है। मधुमती के लिए मजरूह सुल्तानपुरी का भी एक गीत रिकॉर्ड तो किया गया था, लेकिन किसी कारण से फिल्म में वो शामिल नहीं हो सका। जले मन जलता रहे, आँखों पसीना ढलता रहे, जीवन सहारा चलता रहे। ये है जिंदगी प्यारे, कांटों में दिन गुजारे, फिर भी नहा दे। तन जले मन जलता रहे, आँखों पसीना। फिल्म मधुमती की इंडोर शूटिंग बंबई के मोहन स्टूडियो में की गई थी, जहां महल का शानदार सेट आर्ट डायरेक्टर सुधेंदु रॉय ने लगाया था। और फिल्म की आउटडोर शूटिंग नैनीताल से 6 किलोमीटर दूर भवाली के आसपास की गई थी। हालांकि उन दिनों बिमल रॉय सख्त माली परेशानियों में थे, लेकिन इस शूटिंग का सबसे अफसोसनाक पहलू शायद ये रहा कि 1 महीने तक चली इस शूटिंग के दौरान जो 30,000 फीट फिल्म शूट की गई थी, उसमें से केवल 3,000 फीट ही इस्तेमाल की जा सकी। बिमल रॉय इस शूटिंग से मुतमईन नहीं थे। बाद में ये शूटिंग
महाराष्ट्र में इगतपुरी के पहाड़ी इलाकों में दोबारा की गई। फिल्म का ये मकबूल गाना भी यहीं पर मुकम्मल हुआ। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार, आजा रे परदेसी। मैं तो कब। लेखक ऋत्विक घटक ने मधुमती की कहानी और पटकथा तो लिख दी थी, लेकिन शायद मन ही मन इस बात से वे खुश नहीं थे कि बिमल रॉय अपनी डगर से हटकर एक कमर्शियल फॉर्मूला फिल्म बनाने का जतन कर रहे हैं। इसलिए वो अक्सर अपने दोस्तों के बीच मजाक में कहा करते थे कि उन्होंने एक ऐसी भूतिया कहानी लिख दी है जिसकी बदौलत बिमल रॉय प्रोडक्शंस को हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। लेकिन फिल्म मधुमती हर लिहाज से सफल फिल्म रही। उसने बिमल रॉय प्रोडक्शंस की माली बदहाली को खुशहाली में बदल दिया। सारे देश में उसके गीत गूंजे और सिनेमा घरों पर दर्शकों की भीड़ लग गई। मधुमती को सन 1958 की बेहतरीन हिंदी फिल्म का राष्ट्रपति सिल्वर मेडल मिला। फिल्म फेयर के 7 अवार्ड्स के अलावा 9 क्लेयर अवार्ड्स भी मिले, जो ऑस्कर के बराबर माने जाते हैं। मधुमती कहानी के एतबार से शायद कमर्शियल फॉर्मूला कही जाए, लेकिन बिमल रॉय के निर्देशन की छुअन के बाद यह फॉर्मूला भी कलात्मक हो गया। इसीलिए 1959 में भारत ने मधुमती को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामजद किया। जाहिर है मधुमती को हर सूरत से मुकम्मल तौर पर भारत की मधुर मूवी कहा जा सकता है। बाइस्कोप की बातें आज हुई फिल्म मधुमती को लेकर। ये सभी जानकारियां स्क्रिप्ट के रूप में लिखकर हम तक लाए थे कलीम राही, और राजलक्ष्मी की मदद से आपको सुना रहे थे लोकेंद्र शर्मा। अब अगले हफ्ते तक नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।